एक राजकुमारी की 4 शर्तें। जो कोई राजकुमार मेरे लिए रात्रि में 4 बार संतुष्ट करेगा वो ही मेरा मर्द बनेगा। श्रोता बंधु, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः आपसे एक छोटा सा निवेदन है, हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और हमारी वीडियो समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। जो कोई राजकुमार मेरे लिए रात्रि में 4 बार संतुष्ट करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। श्रोता बंधुओं, वीर विक्रमादित्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके न्याय की चर्चा देवलोक में हुआ करती थी। यह किस्सा उन्हीं न्याय प्रिय राजा वीर विक्रमादित्य का है। श्रोता बंधुओं, एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य और उनकी रानी एक दूसरे के पास में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तब रानी ने राजा से हंसी हंसी में एक बात कही कि हे राजन, यदि मैं किसी कारण से मर गई तो मेरी जैसी रूपवान और गुणवान और पतिव्रता स्त्री आपके लिए मरते दम तक दोबारा नहीं मिलेगी। तब वीर विक्रमादित्य कहने लगे कि हे रानी, कि इस संसार में सर्वगुण संपन्न कभी इंसान के लिए अपने आप को नहीं समझना चाहिए। ये तो आप जानती हैं कि शेर पर सवा शेर इस संसार में बहुत हैं और इस संसार में पैदा भी होते रहते हैं। इस पृथ्वी लोक पर भगवान ने किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाकर नहीं भेजा है, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास में यह एक कमजोरी होती है कि वह व्यक्ति यदि थोड़ा भी ऐश्वर्य पा लेता है तो वह व्यक्ति घमंड के मारे चूर हो जाता है, वो स्वयं के लिए भगवान समझने लगता है। इसीलिए हे रानी, मैं मानता हूँ तुम सुंदर हो और दिखने में बड़ी ही गुणवान और यहाँ तक कि पतिव्रता हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं। इसीलिए हे रानी, इस संसार में तुमसे भी ज्यादा सुंदर हैं और तुमसे भी ज्यादा पतिव्रता भी हैं। इसीलिए भगवान ना करें कि कभी तुम्हारी मृत्यु हो। यदि तुम किसी कारण से मर भी गईं, तो अगली बार में जो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ और रूपवान होगी तो मैं अपने महलों में उसी के लिए विवाह कर लाऊंगा। श्रोताओं, राजा ने ये बातें रानी से हंसी मजाक में कही थी, लेकिन राजा की ये बातें रानी से बर्दाश्त नहीं हुई। श्रोता बंधु, आप इन बातों के लिए तो जानते हो कि स्त्री अपने प्रतीक हर बातों के लिए सहन कर सकती है, लेकिन अपने सामने जीते जी कभी अन्य स्त्री की प्रशंसा नहीं सहन करती। उस रानी के लिए अपने राजा की बातें इस कदर से बुरी लगी कि वह रानी राजा वीर विक्रमादित्य से ताना मारती हुई बोली कि हे महाराज, यदि आपके लिए अपनी वीरता और अपने ज्ञान पर ज्यादा ही घमंड है तो आप जाकर के रानी चंद्रावती के लिए ब्याह लाओ, तो मैं आपकी वीरता के लिए समझूं। तब राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगी कि हे प्यारी, ये हमारे लिए कौन सी कठिन बात है। यदि तुम मुझसे कहती हो तो मैं घर में कदम तभी रखूंगा जब मैं रानी चंद्रावती को ब्याह करके तुम्हारे पास में लाऊंगा, और तुम जाओ अपने सौत की स्वागत की तैयारी करो। मैं उससे विवाह करने के लिए अभी जाता हूँ। श्रोता बंधु, वीर विक्रमादित्य की रानी इस बात के लिए जानती थी कि रानी चंद्रावती को ब्याहना किसी इंसान के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन श्रोता बंधु, रानी चंद्रावली की एक अनोखी शर्त थी कि जो कोई व्यक्ति मेरे लिए रात में 4 बार संतुष्ट करेगा वो ही मेरा मर्द बनेगा और मैं उसी से अपना विवाह रचाऊंगी। श्रोता बंधु, वह रानी चंद्रावली दिखने में बड़ी ही सुंदर तो थी कि हर कोई राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसकी शर्त के लिए पूरा करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वह रानी चंद्रावली शर्त ना पूरी करने वाले राजकुमार को अपने कारागार में कैद करवा देती थी। अब तक उसने ना जाने कितने राजकुमारों को अपने कारागार में कैद करवा दिया था। इधर श्रोता बंधुओं, राजा वीर विक्रमादित्य भी चंद्रावली के पास में आए और उन्होंने राजकुमारी से शर्त पूरी करने की बात कही। तब राजा वीर विक्रमादित्य को देख करके चंद्रावली की सखियां हंसते हुए कहने लगी कि आज भी एक बकरा आ गया है बिन मौत मरने के लिए। श्रोता बंधुओं, उधर रानी चंद्रावली ने रात होते हुए वीर विक्रमादित्य के लिए अपने कक्ष में बुलवा लिया और वह रानी सज धज कर अपने पलंग पर जा बैठी। श्रोता बंधु, उधर वीर विक्रमादित्य ने क्या किया, गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और अपने 4 गुप्त सैनिकों के लिए बुला लिया और उनके लिए चंद्रावली के कमरे में छुपने के लिए कह दिया। इधर वीर विक्रमादित्य भी राजकुमारी के सम्मुख जाकर बैठ गए और वह राजकुमारी चुपचाप से अपनी शर्त के अनुसार चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे कि श्रोता बंधुओं कोई पत्थर की मूर्त रखी हो। लेकिन उस राजकुमारी की शर्त ये थी कि जो कोई व्यक्ति मेरे लिए 4 बार हंसने पर और बोलने पर मजबूर कर देगा वो ही पुरुष मेरा मर्द बनेगा। श्रोता बंधु, इधर वह राजा बैठा बैठा सोचने लगा
कि भला मैं रानी से ऐसी कौन सी बात कहूँ जो कि रानी हंसने और बोलने पर मजबूर हो जाए। तब इधर राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने एक सैनिक के लिए राजकुमारी के पलंग के नीचे छुपा दिया और उससे वीर विक्रमादित्य बात करते हुए बोले कि हे राजकुमारी का पलंग, आज की यह रात बहुत ही कठिन और बड़ी है और हमारी राजकुमारी अपनी शर्त के अनुसार पूरी रात्रि भर बोलेगी नहीं। इसीलिए तुम ही कुछ कहो जिससे कि ये राजकुमारी बोलने पर मजबूर हो जाए और हमारी रात आसानी से कट जाए। तब राजकुमारी के पलंग से छुपा हुआ एक सैनिक कहने लगा कि हे महाराज वीर विक्रमादित्य, कि ये राजकुमारी तो अपनी शर्त के अनुसार अपनी जिद पर अड़ी हैं और इसी शर्त के अनुसार वो आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगी। तुम मेरे ऊपर क्या उम्मीद रखते हो? तुम मेरे लिए बताओ, मैं आपकी इच्छा के लिए जरूर पूरा करूंगा। तब राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगे कि हे पलंग, तुम आज की रात्रि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हम दोनों के प्रति कोई ज्ञान बढ़े और यह रात आसानी से कट जाए। और मेरे लिए इस बात का भी पता है कि सुबह होते ही राजकुमारी मेरे लिए कारागार में डलवा देगी। श्रोता बंधुओं, तब पलंग कहने लगा कि ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और कहानी के अंत में मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा और तुम्हारे लिए मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर देना है। यदि तुमने मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर दिया तब तो मैं तुम्हारे लिए और कहानियां सुनाऊंगा, और यदि मेरे प्रश्न का आपने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारे लिए और कहानी सुनाना बंद कर दूंगा। श्रोता बंधु, इधर वीर विक्रमादित्य ने उस सैनिक की भी शर्त मान ली। अब पलंग के नीचे छुपा हुआ सैनिक राजा के लिए एक कहानी सुनाने लगा कि हे राजन, आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो कि रतनदीप शहर में एक राजा के बेटे से एक मंत्री के बेटे की बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों के बीच में खाना पीना और उठना बैठना और यहाँ तक कि खेलना कूदना साथ साथ हुआ करता था। और उस मंत्री के बेटे की जल्दी में शादी हुई थी। इधर मंत्री का बेटा अपने राजकुमार दोस्त के साथ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अपने ससुराल जाने लगा और रात्रि में चलते चलते एक देवी का मंदिर पड़ता था और वहीं पर जाकर के दोनों ने एक नल से पानी पिया और कुछ देर विश्राम करने के लिए एक बड़े से वृक्ष के पास लेट गए। और उसी वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी हवा लगने के कारण दोनों के लिए गहरी नींद आ गई। और अचानक से उसी जड़ के नीचे से एक सर्प निकला और वह सर्प राजा के बेटे के लिए डसकर दोबारा से उस वृक्ष की जड़ में चला गया। जब कुछ देर के बाद में उस मंत्री के बेटे की आंखें खुली तो अपने दोस्त के लिए मरा हुआ देख करके बेचैन होने लगा और बैठा बैठा बुरी तरीका से विलाप करने लगा और इस बात के लिए सोचने लगा कि हे भगवान, यदि मौत आनी थी तो मेरे लिए क्यों नहीं आ गई, परंतु मेरे दोस्त का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ था और उससे पहले आपने मेरे दोस्त के लिए छीन लिया। मैं यहाँ से जाकर के इसके घर वालों के लिए क्या जवाब दूंगा? इसने तो अभी ससुराल का मुंह भी नहीं देखा। तब मंत्री के बेटे ने देवी के मंदिर में जाकर देवी से एक मन्नत मांगी कि अरे माँ, मेरे दोस्त के लिए जल्दी से जीवित कर दो तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी बलि दूंगा। श्रोता बंधु, उस मंत्री के बेटे के लिए मन्नत मांगने पर इधर देवी ने उस राजा के बेटे के लिए जीवन दान दे दिया। लेकिन ये बात मंत्री के बेटे ने अपने दोस्त के लिए नहीं बताई। दोनों हंसी खुशी के साथ में ससुराल के लिए गए और उधर से वह मंत्री का बेटा अपनी पत्नी को बुला करके अपने घर के लिए आने लगा। तब दोनों चलते चलते उसी देवी के मंदिर के पास आकर विश्राम करने लगे। तब इधर मंत्री का बेटा अपनी पत्नी और मित्र को ठहराकर अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए देवी के मंदिर में चला गया और देवी माँ के चरणों में अपने सिर के लिए काट कर चढ़ा दिया। जब कुछ देर के बाद में वह मंत्री का बेटा मंदिर से नहीं लौटा तो वह राजकुमार उसे देखने के लिए वहां से चला गया। वहां का नजारा देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तब उस राजकुमार ने सोचा, यदि मैं मित्र की पत्नी के साथ यदि घर लौट करके जाता हूँ तो इसके परिवार के सभी व्यक्ति मेरे लिए इसका हत्यारा समझेंगे और कहेंगे मित्र की पत्नी से प्रेम होने के कारण इस राजकुमार ने अपने दोस्त के लिए मार डाला और इस कलंक को अपने सिर के ऊपर लेकर मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस बात को सोचते हुए उस राजकुमार ने भी अपने सिर के लिए काटकर माता देवी के चरणों में चढ़ा दिया। जब उधर राजा का भी बेटा लौटकर नहीं गया तो मंत्री की पत्नी की बेचैनी बढ़ने लगी। जब उन दोनों के लिए देखने के लिए वह मंदिर के पास गई तो उसने क्या देखा कि दोनों की गर्दन माता के चरणों में कटी रखी थी। तब वह स्त्री सोचने लगी
जब मेरे पति ही जीवित नहीं रहे तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। और इस संसार के व्यक्ति मेरे ऊपर ना जाने कैसे कैसे आरोप लगाएंगे कि मैंने ही अन्य व्यक्ति के चक्कर में इन दोनों की हत्या करवा दी है। इस बात को सोचते हुए उसने भी अपने हाथों में अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई। प्रकट होकर कहने लगी कि हे बेटी, तुम मरो नहीं, तुम इन दोनों के सिर को उठाकर इन दोनों के धड़ से लगा दो, मैं इन दोनों के लिए अभी जीवित कर दूंगी। तब उसी स्त्री ने उन दोनों के एक एक सर को उठाकर उन दोनों के धड़ से मिला दिया। उन दोनों के लिए जीवित करके वहां से अंतर ध्यान हो गयी और वो दोनों व्यक्ति एकदम से जीवित हो उठे। लेकिन उससे पहले एक अनर्थ हो गया था। लेकिन मंत्री की पत्नी से वो दोनों सर बदल गए थे। उसने मंत्री के बेटे का सिर राजकुमार के धड़ से लगा दिया था और राजकुमार का सर अपने पति के धड़ से लगा दिया था। उन दोनों के सिर बदल गए थे। अब वह स्त्री बड़ी ही मुसीबत में फंस गई कि हे भगवान, अब तू ही बता मैं किसके लिए अपना पति मानूं। एक पुरुष के ऊपर मेरे पति का सर है और दूसरे पुरुष के पास में मेरे पति का धड़। अब तू ही बता मैं किसके लिए स्वीकार करूं। वह स्त्री बड़ी ही मुसीबत में फंसी थी। उधर वह पलंग कहने लगा कि हे राजा वीर विक्रमादित्य, अब इस बात के लिए आप ही सोच समझ कर बताइए कि वह स्त्री अब किसके लिए अपना पति स्वीकार करे, धड़ वाले को या सिर वाले को। श्रोता बंधु, इधर राजा वीर विक्रमादित्य इस बात के लिए जानते थे कि वह स्त्री सिर वाले के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर ही शरीर की पहचान होती है। यदि शरीर का कोई भी अंग कट जाए फिर भी इंसान जीवित रहता है, और यदि इंसान का सिर ही कट जाए तो इंसान के पास में कुछ भी नहीं रहता। लेकिन महाराज वीर विक्रमादित्य ने जानबूझकर उसका उत्तर गलत दे दिया। तब राजा साहब कहने लगे कि हे पलंग, वह स्त्री जिसके पास में धड़ है उसके लिए मिलनी चाहिए। तब महाराज वीर विक्रमादित्य की ऐसी बातें सुनकर के रानी से रोका नहीं गया और वो रानी गुस्से के मारे लाल हो गई और वीर विक्रमादित्य से कहने लगी कि हे राजन, तुम भला कैसे न्यायप्रिय राजा हो। मेरे लिए लगता है तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई ठीक से न्याय नहीं किया। वह स्त्री हो ना हो सिर वाले के लिए मिलनी चाहिए। यदि इंसान के पास में सिर ना हो तो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए सिर ही इंसान की पहचान है। ये तो आप जानते ही हैं, जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो लड़की और लड़का के मस्तक की पूजा होती है और लड़का का चेहरा देख करके वह लड़की लड़के के लिए पसंद करती है। तुम ना जाने कैसे न्यायाधीश हो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी प्रजा न्यायाधीश मानती होगी। लगता है तुमने अपनी प्रजा के साथ में हमेशा गलत न्याय किए होंगे। तब राजकुमारी के लिए ऐसा बोलता हुआ देख वह राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और राजा सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, मेरे झूठ बोलने से ये रानी कम से कम बोली तो सही। श्रोता बंधुओं, तब वह पलंग कहने लगा कि हे राजन, आपने सही उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और कहानी नहीं सुनाऊंगा। इतना कहते हुए वह पलंग फिर से चुप हो गया। तब राजा वीर विक्रमादित्य सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, अभी तो मेरा रात का एक ही पैर बीता है, अब मेरी पूरी रात्रि कैसे कटेगी। और यदि मैं और बातें नहीं कहूंगा तो ये राजकुमारी बोलेगी नहीं। ये राजकुमारी तो बड़ी ही हटीली है। तब राजा वीर विक्रमादित्य सोचने लगे कि चलो भाई खिड़की, अब मैं तुमसे ही बातें करता हूँ। श्रोता बंधुओं, इधर राजा वीर विक्रमादित्य का एक पहरेदार खिड़की पर बैठा हुआ था। तब वह पहरेदार कहने लगा कि हे महाराज वीर विक्रमादित्य, मेरी भी तुमसे एक शर्त है। यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए आगे कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। तब राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगे कि हे खिड़की, ठीक है, तुम मुझसे जल्दी से कोई ऐसी बात कहो जिससे मेरे लिए कोई ज्ञान भी बढ़े और मेरी रात्रि का दूसरा पहर भी कट जाए और ये राजकुमारी सुबह होते ही मेरे लिए कारागार में डलवा देगी। श्रोता बंधु, इधर राजा वीर विक्रमादित्य की बात सुनकर वह खिड़की राजा के लिए एक कहानी सुनाने लगी और महाराज उस खिड़की की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। और उधर वह राजकुमारी उस खिड़की के ऊपर अपने कानों के लिए लगा देती है। श्रोता बंधुओं, उस खिड़की ने राजा के लिए कौन सी कहानी सुनाई? श्रोता बंधुओं, इसके बारे में मैं आपके लिए अगली कहानी के माध्यम से जरूर बताऊंगा। श्रोता बंधुओं, मिलते हैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अन्य वीडियो में। महाराज वीर विक्रमादित्य और खिड़की का संवाद किस प्रकार से हुआ था।